अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला नंबर 4 पद परिचय में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन वंदन। आज के कवर स्टोरी में हम चर्चा करेंगे संघर्ष की। स्ट्रगल इज लाइफ। ना संघर्ष ना मुश्किलें, क्या है मजा फिर जीने में। ना संघर्ष ना मुश्किलें, क्या है मजा फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। जी हाँ मेरे विद्यार्थियों, जीवन में संघर्ष का होना लाजमी है, क्योंकि वेटिंग में आदमी है। अगर आप संघर्ष नहीं करोगे तो सामने वाला आपसे ज्यादा संघर्ष करके आगे निकल जाएगा। यही प्रकृति का नियम है, बदलाव प्रकृति का नियम है। आइए हम चलते हैं पद परिचय के पार्ट 4 श्रृंखला में। करण और अपादान में अंतर आपको बताना है। करण तथा अपादान दोनों कारकों का विभक्ति चिन्ह से है, इसलिए इस पर थोड़ा सा चर्चा करना लाजमी है, क्योंकि वेटिंग में। किंतु अर्थ की दृष्टि से दोनों में भेद है। करण कारक में से सहायक साधन का सूचक है। करण कारक में जो से विभक्ति है वो किसी साधन का सूचक होता है कि किस साधन से व्यक्ति स्कूल जा रहा है, किस साधन से क्या काम कर रहा है। जबकि अपादान कारक में से विभक्ति का अर्थ होता है अलगाव, कोई वस्तु अपना स्थान छोड़ करके अलग हो जाती है। जैसे करण कारक, राम गाड़ी से आया है तो किससे आया है, एक साधन की तरफ इशारा है। लेकिन राम स्टेशन से आया है, राम स्टेशन से आया है। यहाँ क्या है, यहाँ स्टेशन कोई गाड़ी कोई साधन नहीं है, यहाँ स्टेशन से अलग हो रहा है, इसीलिए तो यहाँ अपादान कारक है। दोनों में अंतर समझिएगा, अंतर नहीं समझेंगे तो फिर आपको समस्या बनी रहेगी। यही तो कारक का मेन पॉइंट है। करण कारक का फिर एक एग्जाम्पल दे रहा है। तुम पेंसिल से लिखते हो, साधन का इस्तेमाल कर रहा है। पेंसिल वह साधन है लिखने के लिए, लेकिन वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। यही मामूली सा अंतर था। आइए सर्वनाम जानते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, किसी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हीं को सर्वनाम कहा जाता है। वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब पुनः संज्ञा का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन संज्ञा की जगह पर, नाम के जगह पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाए उसी को पुनरावृत्ति, उसी को सर्वनाम। संज्ञा की पुनरावृत्ति बचाने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे मैं कहूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपना नाम क्यों पुनरावृत्ति करूं, मैं अपना नाम क्यों बार बार लूं, उसके जगह पर सर्वनाम का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। मैं सर्वनाम शब्द है। वह जा रहा है, वह आ रहा है, बार बार सर्वनाम संज्ञा का इस्तेमाल करने से अच्छा है सर्वनाम का भी इस्तेमाल कर लिया जाए। दूसरी बात, सर्वनाम का विकास इसलिए हुआ, किसी व्यक्ति का यदि आप नाम नहीं जानते हैं तो उसके जगह पर सर्वनाम का इस्तेमाल करके बुला सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जब हम बातचीत करते हैं तो कोई न कोई श्रोता अर्थात सुनने वाला हमारे सामने अवश्य होता है। कभी तो हम अपने बारे में बात करते हैं, कभी सामने वाले के बारे में बात करते हैं, तो कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। ऐसी स्थिति में इन तीनों ही व्यक्तियों को बोलने वाला अर्थात मैं, सुनने वाला अर्थात आप, और जहां वहां जो वहां उपस्थित नहीं है, आमने सामने नहीं उपस्थित है, उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब वक्ता अपने बारे में जिस सर्वनाम का इस्तेमाल करता है मैं, ठीक है, वह उत्तम पुरुष है।
और जब वक्ता सामने वाले के बारे में बात करता है तो वह मध्यम पुरुष है। तुम, आप, अन्य न अपने बारे में बात करे न सामने वाले के बारे में, बल्कि तीसरे के बारे में बात करे जो आमने सामने न हो, दूर हो, वही अन्य पुरुष कहलाता है। बात मेरी समझ में आ गई होगी, आनी चाहिए। जैसे वे जा रहे हैं, अन्य पुरुष हो गए। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का निश्चित बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। यानी वह सर्वनाम जिससे यह व्यक्त होता है कि किसी चीज के बारे में निश्चय करता है कि नहीं, यह यही है, वही है। जैसे यह निश्चित बोध समीप के वस्तुओं को भी हो सकता है, दूर की वस्तुओं का भी हो सकता है। जैसे दूर पड़ी किताब के लिए वह ले आओ, तो वह निश्चय कर रहा है कि किसको लाना है, तो वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह लाना जरा, पास खड़ी रखी घड़ी के लिए बोला यह लाना, यानी पास में है उसको कह रहा है यह लाओ, इशारा भी कर रहा है, अर्थात निश्चय कर रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो निश्चय नहीं कर पाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी वस्तु या व्यक्ति का हमें आभास तो रहता है, परंतु निश्चय पूर्वक यह बताना कठिन होता है कि वह वस्तु क्या है या वह व्यक्ति कौन है। जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा, तो जो कोई सर्वनाम है वो अनिश्चय कर रहा है, निश्चय नहीं कर पा रहा है कि कौन है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है, क्लियर नहीं है तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बच्चों के लिए बाजार से कुछ लाओ, कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम जो प्रश्न करता हो। अब इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन है? वहां सामने आओ, तो ये जो कौन है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मेरे साथ कौन चलेगा? कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज शाम को क्या कर रहे हो? क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। व्रत के दिन आप क्या खाते हो? क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन किताबों में कौन सी चाहिए आपको? कौन सी? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार आप समझ गए होंगे, पहले से भी पढ़े हैं, इसलिए इतना बताना आपके लिए पर्याप्त है। संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो संबंध का बोध कराता हो, ज्ञान कराता हो। कुछ ऐसे सर्वनाम होते हैं जो प्रधान उपवाक्य अर्थात मेन उपवाक्य में आए संज्ञा सर्वनामों के साथ। प्रधान उपवाक्य का मतलब प्रथम उपवाक्य यानी मेन उपवाक्य, एक वाक्य में दो वाक्य हो जाए तो उसको पहले को प्रधान उपवाक्य कहेंगे। उसमें संज्ञा सर्वनाम के साथ आश्रित उपवाक्यों का संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। कौन? संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जो उस पर निर्भर वाक्य है उन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी में जैसे जो, जिस, ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। वह लड़का पकड़ा गया, यह क्या है? यही तो प्रधान उपवाक्य है। और इस पर आश्रित क्या है? कल यहाँ आया था। ठीक है। और जो क्या कर रहा है? इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, संबंध बता रहा है। वही लड़का पकड़ा गया है जो कल आया था। राइट। वह पेंसिल लाओ जो पिताजी ने दिलाई थी। वह पेंसिल लाओ, यह क्या है? प्रधान उपवाक्य जो, ये संबंधवाचक सर्वनाम पिताजी ने दिलाई थी। ऐसे आप समझ सकते हैं। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो निजता का बोध कराए कि यह मेरी है। ठीक है। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती है। आप रहने दीजिए, वह अपने आप ठीक कर लेगा। अपने आप, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम।
वह आप ही अंदर आया था। आप ही क्या है? निजवाचक शब्द। थोड़ी सी सर्दी है, इसलिए हम बार बार इशारा कर रहे हैं सर्दी। चलिए, विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण वह शब्द जो किसी की विशेषता बताता है, उसी को विशेषण कहते हैं। जिसकी बताता है उसे हम विशेष कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, किसी की विशेषता कोई बताएगा तो या तो संज्ञा की या तो सर्वनाम की। वो गुण, संख्या, मात्रा या परिमाण आदि के आधार पर बताता है, उसे ही हम विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है हम विशेष कहते हैं। विशेषणों के भेद भी होते हैं और भेद के भी भेद होते हैं, जिसे हम प्रभेद कहते हैं। मेरी बात समझते जाइएगा। इतनी सी परेशानियों से रोता है क्या? आगे आगे देख, 3-4 महीनों में होता है। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण जो अपने विशेष के गुणों की विशेषता का बोध कराते हैं। वे विशेषण जो अपने विशेष के गुणों की विशेषता का बोध कराते हैं, यानी विशेष मतलब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं कि इस संज्ञा सर्वनाम में कौन सी विशेषता है, उसी को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणों से तात्पर्य है किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, अवस्था, दशा, स्थिति अर्थात सिचुएशन, शील, ये भी स्वभाव आदि का वर्णन करना ही गुणवाचक विशेषण कहलाता है। विशेष जो मैं आपको बताऊंगा, विशेष पर आप कैसी से प्रश्न कीजिए, यानी विशेष पर आप ऐसे प्रश्न करेंगे तो विशेषण सामने आ जाएगा कि इसमें कौन है। जैसे राम मोटा है, तो मैं प्रश्न करूं कौन मोटा है, तो आप बताएंगे राम। ठीक है, तो राम क्या हो जाएगा? विशेष। मोटा कौन है? विशेष। उत्तर में जो विशेषण मिलता है वह गुणवाचक विशेषण ही होता है। जैसे कुत्ता, काला, कुत्ता, कैसी कमीज, सफेद कमीज, कैसा फल, ताजा फल, कैसा कुत्ता, और उत्तर आएगा काला कुत्ता। तो काला क्या है? विशेषण है। और कुत्ता क्या है? विशेष है। कैसी कमीज, सफेद कमीज, सफेद क्या है? विशेषण है। कमीज क्या है? विशेष। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण शब्द का अर्थ है मात्रा। जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण के विषय के बारे में जानकारी देता है कि वह कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, उसी को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लीटर दूध, ये जो 4 लीटर है ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। ये विशेषता बता रहा है दूध की कि दूध कितना लीटर है। 5 किलो आटा की विशेषता बता रहा है कि वह कितनी मात्रा में है। बहुत रुपया, यह बता रहा है उसके रुपया की विशेषता बता रहा है कि रुपया कितना है, बहुत है कि कम है। थोड़ी चीनी, ठीक है, चीनी की विशेषता बता रहा है कि चीनी की मात्रा कितनी डाली जाए, थोड़ी या ज्यादा। ठीक है, इस तरह ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद किए जा सकते हैं, यही तो प्रभेद है। जो ऊपर आपने देखा प्रभेद, यही जो भेद का भी भेद हो उसी को प्रभेद कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऐसा विशेषण जो निश्चित करे कि यह कितना है। जैसे 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, यह निश्चित अनिश्चित जिसमें निश्चित न हो, जैसे चाय के लिए थोड़ा दूध बचा लो। थोड़ा ये क्या है? परिमाणवाचक की तरफ इशारा तो कर रहा है लेकिन निश्चित नहीं कर रहा, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण, विशेष की संख्या से संबंधित विशेषता बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। इस घर में 15 लोग रहते हैं, ठीक है, तो कितने लोग रहते हैं? 15, ये संख्या बता रहा है तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यह प्रथम क्या है? संख्या की तरफ इशारा करता है। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं जिसे हम प्रभेद कहेंगे।
निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषणों से विशेष्य के निश्चित संख्या की सूचना मिलती है वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। निश्चित परिमाणवाचक अनिश्चित परिमाणवाचक की तरह यह संख्यावाचक विशेषण भी है। पहला लड़का, यह निश्चित कर रहा है कौन सा लड़का, 3 किताबें निश्चित कर रहा है, 40 साल निश्चित कर रहा है। क्रमवाचक विशेषण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां, ये क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। आवृत्तवाचक विशेषण इकहरा, दुहरा, तिगुना, चौगुना, पंचगुना, मतलब उसी को गुणा कर रहा। आवृत्ति का मतलब पुनः उसे रिपीट करना, ठीक है। इकहरा, एक कवर लाओ, दुहरा उसे 2 बार कर दो, तिगुना 3 गुना इसका लाओ, चौगुना लाओ, पंचगुना यानी 5 गुना लाओ। समुदायवाचक विशेषण जैसे तीनों, चारों, दोनों, जिसमें ग्रुप की बात हो, ठीक है। समुच्चयवाचक विशेषण जिसमें समुच्चय हो, कुछ जुड़ा हुआ हो, बहुत ज्यादा, जैसे डजन में दर्जन, जोड़ा, 2, सतसई का मतलब होता है सत माने 7, असई का मतलब होता है 100, 700, 32, शताब्दी, 100, तो ऐसे समुच्चयवाचक विशेषण कहे जाएंगे। प्रत्येक बोधक विशेषण है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर लड़का, आदमी इसी के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक बोधक जिसमें प्रत्येक की बात करे वह विशेषण प्रत्येक बोधक विशेषण कहा जाता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण जिसकी संख्या निश्चित न हो, जैसे कुछ, कई, काफी, कुछ, है ना, जिसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, है ना। अनिश्चित संख्यावाचक भी इसे कहेंगे। सार्वनामिक विशेषण, इसको समझने की बात है कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। इसे 7, 8 में आपको पढ़ाया जा चुका है, 9th में भी। कुछ सर्वनाम भी जब किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए, क्या कह रहा है, कुछ सर्वनाम भी जब किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सार्वनामिक यानी सर्वनाम से संबंधित है। तो जब कुछ सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, यानी कुछ ऐसे सर्वनाम होते हैं जब किसी संज्ञा की विशेषता बताएं, ठीक है, तो वह विशेषण के रूप में प्रयोग होने लगते हैं। उसी सर्वनाम को हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी किताब, ये मेरी क्या है, सर्वनाम है, लेकिन किताब की यह विशेषता बता रहा है, इसलिए यह सर्वनाम विशेषण नहीं कहलाएगा बल्कि सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। मैं आपको बताया हूं, जिसका जैसा नाम होता है उसका वैसा ही काम होता है, अर्थात जिसका जैसा काम होता है उसका वैसा ही नाम होता है। आपका बेटा, यह बेटा की विशेषता बता रहा है, कौन, आप, और आप क्या है, सर्वनाम है, इसलिए सर्वनाम यहाँ पे विशेषण ले लिया है, इसलिए इस सर्वनाम को सर्वनाम न कहकर सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। चलिए, प्रविशेषण। प्रविशेषण वे विशेषण शब्द हैं जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं। जैसे राम काला है, तो काला क्या है, विशेषण है, लेकिन काला के पहले बहुत लगा दिया जा तो जो बहुत है वह प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि वह काला की विशेषता बहुत बता रहा है कि राम बहुत काला है, वह बहुत बेईमान है। बेईमान तो विशेषण है ही, लेकिन विशेषण की विशेषता बता रहा है बहुत की वह बहुत है, कम नहीं। कम यदि कहें वह कम बेईमान है, यहाँ कम भी प्रविशेषण हो जाएगा। उसे कच्चा खट्टा आम बहुत पसंद है, तो आम की विशेषता कौन बता रहा है, कच्चा और खट्टा। उसे कच्चा खट्टा आम बहुत पसंद है। बहुत कच्चा खट्टा, ये क्या है, ये विशेषण है,
लेकिन इन दोनों की विशेषता, इन दोनों विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत बता रहा है। तो बहुत यहाँ पर क्या है? प्रविशेषण है। और आम क्या है? यह तो विशेष है। बस समझिएगा, समझ में आ रहा है? आना चाहिए। हिंदी के प्रमुख विशेषण है बहुत, बहुत ज्यादा, बड़ा, अत्यंत, अत्यधिक, बिल्कुल, लगभग, पूरी तरह, पूर्ण, कम, ठीक, आदि। आइए क्रिया। क्रिया वे शब्द या पद हैं जिनसे किसी कार्य के होने या किए जाने का, किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने का, या किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का बोध होता है। अर्थात क्रिया उसे कहते हैं जिस शब्द के लास्ट में ना हो या ना छिपा हो। जैसे पढ़ना। पढ़ यदि हम बोले राम पढ़ रहा है तो पढ़ में ना छिपा हुआ है, इसलिए पढ़ क्या है? ठीक है। तो क्रिया और क्रिया के विभिन्न रूप की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक में आपसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो डेली हम रोज सवेरे उठना, नित्य कर्म करना अच्छा होता है। अगर रेगुलर आप यह काम करें, इतना अच्छा रिजल्ट होगा, आप खुद उस दिन महसूस करेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा। तो रोज सुबह उठना, रोज नित्य कर्म करना कितना अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा होगा। तो इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय